सर हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन एंड अवॉइड बैकलॉग्स, आई कुड नॉट वेस्ट अनदर ईयर। हाँ, कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे पहले जो हमारा डे का रूटीन है विच इज़ हाईली अंडररेटेड, अनएप्रिशिएटेड, वो हमारा फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उठने का टाइम, सोने का टाइम, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये ठीक है। नैप का टाइम, अगर हम दोपहर में कोई नैप ले रहे हैं, स्टडी स्लॉट्स हमें 12 घंटे के स्लॉट रखने हैं, तो 3 3 3 और 3 ऐसे 4 स्लॉट रख सकते हैं 3 3 घंटे के। 3 घंटे में मतलब पहले 3 स्लॉट में पीसीएम हो गया, जिसमें हमने फिजिक्स का लेक्चर देखा फिजिक्स वाले स्लॉट में, और नोट्स बनाए और उसका जो भी होमवर्क था वो किया उसी 3 घंटे के अंदर, ठीक है। और 3 स्लॉट ऐसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का निकल गया। जो लास्ट के 3 घंटे बचे उसमें हम रिवीजन कर सकते हैं, प्लस जो किसी भी स्लॉट में अगर कुछ काम बच गया है वो कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 3 3 घंटे के 3 स्लॉट है, और जो मतलब 3 3 घंटे के 3 स्लॉट का मतलब 9 घंटे हो गए। अब 3 घंटे जो बचे 12 घंटे टॉप करने के लिए, उन 3 घंटों को हम 1 आवर में डिवाइड कर सकते हैं, या 1 + 2 आवर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हमने ये वाली चीज़ फिक्स कर ली और 10 दिन उसको फॉलो कर लिया, तो फिर क्या है कि फिर हमें बर्डन नहीं लगता, ठीक है, प्रिपरेशन बर्डन नहीं लगता, क्योंकि ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज ऑलरेडी डिफाइंड फॉर एवरी डे। इट इज़ डिफाइंड कि आज मेरे को यहाँ से उठ के फिजिक्स पढ़नी है, मतलब इसमें कुछ सोचना ही नहीं। सोचते हैं तो फिर टाइम लीक होना चालू हो जाता है। अगर हम ये बोले कि आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कल मान लिया कुछ रिवीजन कर रहे हैं उसी टाइम पे, फिर अगले दिन कुछ और कर रहे हैं, ऐसा करोगे तो फिर टाइम लीक होगा। बट अगर पहले से हमने ये शेड्यूल फिक्स कर रखा है, देन यू विल फाइंड के यू विल बिकम हाईली प्रोडक्टिव, प्लस प्रिपरेशन हमें बोझ नहीं लगता। बहुत सारे बच्चों को लगता है कहाँ फंस गए, इतने घंटे पढ़ना पड़ रहा है, ये ठीक है। या फिर जैसे बोलते हैं बर्नआउट सा फील होता है। अगर आप रिचुअलिस्टिक अपना ये रखोगे ना, रूटीन के रिचुअल की तरह हो गया कि सुबह उठे ये किया फिर ये किया फिर ये किया, ईच एंड एवरीथिंग इज फिक्स, तो 10 दिन लगते हैं हार्डली उसको मतलब बिल्कुल परमानेंट होने, और उसके बाद पूरा साल अच्छा जाएगा। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि तुमने बोला ना कि बैकलॉग ना हो, तो बैकलॉग जब होता है जब हमारी जो साइट है वो मतलब लूज हो जाता है कि व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, यू हैव मेनी एक्टिविटीज, जेई की प्रिपरेशन, ठीक है, उसको हमें प्रायोरिटाइज करना आना, ठीक है। एक हमारे दिमाग में ये हमेशा क्लियर होना चाहिए कि पीसीएम तीनों की इक्वल वेटेज है, और तीनों ही पेपर में इजी, मॉडरेट एंड टफ 3 तरह का पोर्शन होगा। इजी पोर्शन जो है दैट इज इजी टू स्कोर, और मॉडरेट में थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो स्कोर कर लेंगे। तो यहाँ पे इजी प्लस मॉडरेट मिला के ही कम से कम 70-80% पेपर का पोर्शन बन जाता है किसी भी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्कोर करना भी आसान है, ठीक है, प्लस मार्क्स भी ज़्यादा हैं। तो टफ पे जाने की जरूरत हमें जब पड़नी चाहिए जब हमारा इजी प्लस मॉडरेट वाला पूरा 100% तैयारी हो गई। अब कोई बच्चा मान लिया मैथ में, मान लिया 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं उससे 25 क्वेश्चन में, जो भी टेस्ट अब आगे चालू होंगे, और वो करे टफ क्वेश्चन, तो वो सेंसलेस बात, ठीक है। तो प्रायोरिटी वाइज लेक्चर देखना या लेक्चर अटेंड करना, अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हो, वो पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी हो गई कि क्योंकि जो हमारा प्रिपरेशन है वो भी 2 पड़ाव में होगा, पहले मेंस का पड़ाव आएगा, फिर दूसरे मेंस का पड़ाव आएगा, फिर एडवांस का पड़ाव है। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी उसी के अराउंड हमें बिल्ड करनी पड़ेंगी कि किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी हमें ऑप्टिमम फ़ायदा देगा, मैक्सिमम फ़ायदा देगा। मेंस 1 के बाद यू शुड रियलाइज़ कि एडवांस तक फिर भी 3.5 महीने हैं, और अभी से लेके मान लिया अगर हम अप्रैल से काउंट करें तो 9 महीने हैं दिसंबर तक। तो 9 महीने इधर और 30% से भी ज़्यादा टाइम उधर अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि हमारे सारे प्रिपरेशन के कंपोनेंट को मेरे को यहीं ज़बरदस्ती ठूसना है दिसंबर तक, ऐसा नहीं। वो तो मेरी रिसेप्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें चीज़ें कितनी जल्दी समझ में आ रही हैं, उसके हिसाब से हम अपनी टास्क डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमने बोला ना कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, प्रायोरिटी का मतलब पहले नॉलेज तो होनी चाहिए, तो लेक्चर फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर दूसरा सबसे पहले हमारी जो मुलाकात होगी, भेंट होगी, वो मेंस से होगी, तो मेंस मेरे को इंश्योर करना है। तो हर चैप्टर में 50-60 ऑन एन एवरेज, ठीक है, 50-60 मेंस लेवल के क्वेश्चन हमें करना, ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी हो गई। अब जो मैंने फर्स्ट चीज बोला ना लेक्चर देखना, तो वो तीनों में लेक्चर देखना, ये इंश्योर करना। फिर मेंस लेवल के 50-60 क्वेश्चन करना, तो तीनों सब्जेक्ट में 50-60 क्वेश्चन करना, ये ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक सब्जेक्ट में एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट में मेंस के भी 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना। तो जैसे ये यूनिफॉर्मिटी ब्रेक होगी, हमारी रैंक बर्बाद होनी चालू है। तो पहले लेक्चर देखना, मेंस लेवल के क्वेश्चन करना। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी इंपॉर्टेंस बच्चों को 6 महीने बाद जाके समझ में आती है, वो है रिवीजन। कि जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस होगा, पुराने वाला चैप्टर जो उस टाइम पे जब वो पढ़ाया जा रहा था हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आया था, वो तुम्हारे दिमाग में फॉगी होना स्टार्ट हो जाएगा, चीजें स्लिप होना स्टार्ट। तो इसलिए टाइम टू टाइम क्यूमुलेटिव सिलेबस की नोट्स का रीडिंग लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप वो करोगे, मतलब हम तो यूजली कॉम्पिटिशन में क्या करते हैं कि हर तीसरे वीक हम टेस्ट लेते हैं, वो मेन से एडवांस का टेस्ट होगा। तो ये जो 3 वीक की जो साइकिल है,
हम अपने बच्चों से बोलते हैं कि इन 3 वीक में क्यूमुलेटिवली जितने भी नोट्स आपके बने हुए हैं सबकी रीडिंग लग जानी। उसका मतलब क्या है कि दिसंबर तक जाते जाते पहले चैप्टर की रीडिंग 10 बार लग गई, ठीक है, 10-12 साइकिल लग गई। जब इतनी साइकिल लगेंगे और लास्ट वाले जो चैप्टर हैं वो वैसे दिमाग में ताजा रहते, ठीक है, तो जो पुराने चैप्टर हैं, जो सबसे पुराना हुआ है उसकी खूब साइकिल लगी, फिर उससे बाद में जो कवर हुआ है उसकी 1-2 साइकिल कम लगेगी, बट वो ताज़ा भी थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा है, तो पूरे सिलेबस हमारे दिमाग में अच्छी तरह रहेगा। वी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट और एग्जाम में फिर हमारा अच्छा परफॉर्मेंस आए। इस चीज़ का बस ध्यान रखें।